हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। देखिए बेटा, हम लोगों की प्रकाशिकी चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है। प्रकाशिकी में दो चैप्टर थे, 9 और 10वां। 9 चैप्टर जो था उसका नाम था किरण प्रकाशिकी और 10वां चैप्टर जो था उसका नाम था तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी, ये जो दोनों चैप्टर हैं इनको टोटल मिला के 13 नंबर का पूछा जाना है। ठीक है, तो इसकी मैंने पूरी थ्योरी पढ़ा दी है, इसके मैंने पूरे न्यूमेरिकल्स पढ़ा दिए हैं दोनों चैप्टरों के। ठीक है, अब जिसके जिसके नहीं पढ़े ये 13 नंबर, क्योंकि यही चैप्टर सेकंड दूसरी बुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को अगर किसी बच्चे ने समझ लिया प्रकाशिकी को, तो समझ लीजिए पूरी ये सेकंड फिजिक्स उसके समझ में आएगी। अगर इस चैप्टर को नहीं समझा तो ये समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है बेटा। आप परेशान हो जाओगे लेकिन ये समझ में नहीं आएगा। इसका कारण ये है बेटा कि ये जो पहला चैप्टर है ऑप्टिक्स, इसी से रिलेटेड है पूरा मामला। मॉडर्न फिजिक्स आगे मिलेगी उसका मामला अलग होगा, लेकिन यहाँ पे जो है इसका मामला सेम सेम रहता है। तो इस पर तो देखिए बेटा, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, विकिरण एवं द्वैत द्रव्य की द्वैत प्रकृति। अगर आपने इस ऑप्टिक्स चैप्टर को नहीं पढ़ा तो आप पहली बात तो जाइए, और प्लेलिस्ट बनी हुई है जाकर पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप वहाँ से नहीं पढ़ना चाहते, आप लाइव क्लास चाहते हो, क्या चाहते हो, लाइव क्लास चाहते हो, तो इस वीडियो में कम से कम आप लाइक कर दीजिए 100 लाइक, मुझे ज़्यादा लाइक नहीं चाहिए, 100 लाइक कर दीजिए और 100 शेयर कर दीजिए। जो चाहता है तो मैं इसकी एक मैराथन क्लास लगाऊंगा, और मैराथन क्लास में पूरी प्रकाश की 4 से 5 घंटे में लाइव पढ़ा के चला जाऊंगा विद न्यूमेरिकल, और उसी दिन आपके 13 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो में 100 लाइक करना है और शेयर जरूर करना है। कौन कौन इस टारगेट की कोशिश करेगा कि मैं 100 लाइक कर दूं और मैं प्रकाश की लाइव पढ़ने को पा जाऊं? अगर इतना सभी लोग कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो मैं समझ जाऊंगा बच्चों की डिमांड है, तो मैं क्लास लगाऊंगा, अन्यथा क्लास नहीं लगेगी। तो सबसे पहली बात, चैप्टर का नेम हमने जान लिया, चैप्टर कौन सा है, 11वां, ये भी हमने जान लिया। अब हम जानेंगे इस पर 30% कट सिलेबस, क्योंकि बहुत सारे बेटा टीचर हैं अपने मंडी पर। ठीक है, अपनी कोचिंग मंडी पर बहुत सारे टीचर हैं जो कि ऐसे पढ़ा रहे हैं, सिलेबस का कोई पता नहीं है। यहाँ पे सिलेबस मैं लिख रहा था, आपको बातें करने के चक्कर में जैसे दो काम करो तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे सिलेबस का कोई ध्यान ही नहीं है उन लोगों को, जो कट गया है उसे भी पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, जो 30% सिलेबस में ख़त्म हो चुका है उसे आपको 1% नहीं पढ़ना, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो जो हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इस चैप्टर में क्या क्या हटा है वो मैं बता दूंगा। बच्चे कमेंट करके ये मत बताएं कि ऑप्टिक्स का है, प्रकाशिकी का है, वहां पे मैंने नहीं बताया था, मैंने कहा था यहाँ बताऊंगा, तो कुछ चीजें वहां की भी यहाँ बताता हूँ। देखिए, प्रकाश का ध्रुवण ये हट चुका है। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ब्रूस्टर का नियम क्या होता है, पोलेराइडों के उपयोग, ये चीजें हट चुकी हैं। पोलेराइड आपको पढ़ना पड़ता था, एक चैप्टर पूरा ध्रुवण पढ़ना पड़ता था, प्रकाश का ध्रुवण और समतल ध्रुवित प्रकाश, और ये ब्रूस्टर का नियम, ये इंपॉर्टेंट होता था ब्रूस्टर का नियम, लेकिन ये भी हट गया है। चलो कोई बात नहीं। पोलेराइडों का उपयोग, और इस चैप्टर से हटा डेविएशन तथा जर्मन प्रयोग। कौन सा, डेविएशन तथा जर्मन प्रयोग। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता था, ये आपके एग्जाम पर इतना नहीं पूछा जाता था। तो आप क्या करेंगे, इस बेटा 30% सिलेबस को नोट कर लेंगे, और आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक। क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर का हम लोग पढ़ेंगे बेसिक में बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम क्या पढ़ेंगे। इस पर हम पढ़ेंगे कार्यफलन क्या होता है, मैक्सवेल की समीकरण क्या है, इसके बाद द्रव्य तरंगे क्या है, इसके बाद हम लोग इस पर पढ़ेंगे कि देहली आवृत्ति क्या है, देहली तरंग दैर्घ्य क्या है, विकिरण की द्रव्य प्रकृति जो है इसका फार्मूला क्या, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के उत्सर्जन के नियम क्या है। ऐसी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ये चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये जो पूछा जाना है इसे 6 नंबर में पूछा जाना है। कितने नंबर में पूछा जाना है बेटा, 6 नंबर में पूछा जाना है। तो इसे थोड़ा सा आपको अच्छे से लर्न करना है, ताकि ये जो 6 नंबर हैं आपको कहीं भी मिस ना हो। तो आज जो छोटा सा टॉपिक पढ़ाएंगे उसका हेडिंग डाल लीजिए विकिरण। जो इसको नहीं पढ़ेगा, ये भी है, जो इसको नहीं पढ़ेगा उसके समझ में भी नहीं आएगा। विकिरणों की द्वैत विकिरणों की द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, द्वैत प्रकृति, ये आपका क्या नाम है, ये इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, ये क्या है, आपके चैप्टर का नाम है। अब आप यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे इस चैप्टर की। सबसे पहली जो हेडिंग है वो है विकिरणों विकिरणों की द्वैत प्रकृति। ठीक है,
विकिरणों की द्वैत प्रकृति, ये आप हेडिंग लगा लीजिए। जब आप ये हेडिंग लगा लेंगे, ये बेटा आपके चैप्टर का नाम है, क्या है, ये आपके चैप्टर नेम है, ऊपर भी मैंने लिखा था, यहाँ भी मैंने लिख दिया। अब देखिए विकिरणों की द्वैत प्रकृति होती क्या है बेटा, ये जो विकिरण है, जो विकिरण चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो ऊष्मा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा, ऊष्मा से रिलेटेड है। और इसमें द्वैत प्रकृति का अर्थ है कि विकिरण तरंग प्रकृति, कौन सी तरंग प्रकृति, विकिरण तरंग प्रकृति, विकिरण तरंग प्रकृति। और इसमें क्या होता है, कण प्रकृति। इसमें दो प्रकृति होती हैं, विकिरण तरंग प्रकृति और कण प्रकृति, ठीक है। ये आपको इसमें लर्न रखना है। तो इसकी डेफिनेशन जैसे आपको लिखना है तो आप लिख देंगे कि विकिरणों की द्वैत प्रकृति का अर्थ है, अगर हेडिंग आपसे आप कभी कभी पूछ लिया जाता है विकिरणों की द्वैत प्रकृति क्या है, तो वहां पे आपको लिखना है विकिरणों की द्वैत प्रकृति का अर्थ है विकिरण तरंग प्रकृति तथा कण प्रकृति दोनों का होना। इन दोनों, ये दोनों चीजें जिस पर उपस्थित होंगी वो क्या कहलाएगा, विकिरणों की द्वैत प्रकृति। जब भी आपसे कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि विकिरणों की द्वैत प्रकृति क्या है, तो वहां पर आप बोल देंगे कि कोई ऐसी जगह जहां विकिरणों की तरंग प्रकृति और कण प्रकृति दोनों उपस्थित हों, विकिरणों की तरंग प्रकृति और कण प्रकृति दोनों उपस्थित हों, क्या कहलाता है, विकिरणों की द्वैत प्रकृति कहलाता है। तो यहाँ पे मैं इसकी थ्योरी लिखूंगा, फिर आपसे बात करूंगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी कि क्या लिखा है डेफिनेशन में, विकिरणों की द्वैत प्रकृति का अर्थ है कि विकिरण तरंग प्रकृति तथा कण प्रकृति दोनों हों। मतलब कि इसका द्वैत प्रकृति का अर्थ ही है ये बेटा कि विकिरण की तरंग प्रकृति और कण की प्रकृति दोनों जहां पर लागू होंगी, कोई ऐसी बॉडी जहां पर विकिरण की तरंग प्रकृति और कण प्रकृति दोनों लागू होती हों, वो क्या कहलाती है, विकिरणों की द्वैत प्रकृति कहलाती है, ठीक है बेटा। तो इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब आप हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, क्या हेडिंग लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, ठीक है बेटा। तो अब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में हमें क्या लिखना है, देखिए बेटा धातुएं जो होती हैं वो धातुओं का मुक्त रूप से क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं पर क्या होते हैं, जैसे कोई मान लीजिए मेंटल है, धातु है, ये तो पेन है। सपोज करो कोई लोहा है, ये क्या है, लोहा है, धातु है, तो लोहे पर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उनके लिए चालकता, उनकी जो, जैसे ये कोई धातु है, सपोज करो लोहा है, इसकी चालकता होती है जो मेन, तो इनके इलेक्ट्रॉनों की उत्तरदायित्व होती है। इसमें अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी चालकता इनकी उत्तरदायी होती है। मान लीजिए कि कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो सामान्यतः धातु के पृष्ठ से बाहर निकल रहे हैं। अगर सपोज करो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और सपोज करो कि इसके पृष्ठ से, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, यही बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कहलाती है। तो आप इसमें लिख देंगे कि धातुओं में मुख्य इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्या होते हैं, जिसकी उत्तरदायी कौन होता है, इनकी, उनकी चालकता, जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसकी चालकता अलग अलग होती है, तो उनकी चालकता पर उनके इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते हैं। तो आप बोल देंगे मुक्त, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उनकी चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। तथापि, तथा लिखेंगे, या तथापि मुक्त इलेक्ट्रॉन सामान्यतः धातु से बाहर निकलते हैं, और ये बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। बाहर निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं, यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर आते हैं तो क्या कहलाते हैं, धातु को यह, उस धातु से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं तो यही बाहर आने की क्रिया क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं बेटा, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे उनकी चालकता उनकी उत्तरदायी होती है। किनकी चालकता, जो भी मान लीजिए धातु होगी उनकी चालकता उनके इलेक्ट्रॉनों के उत्तरदायित्व होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे उनकी चालकता उनके इलेक्ट्रॉनों का उत्तरदायित्व होती है, ठीक है बेटा। लिखेंगे यदि किसी धातु से
यदि किसी धातु से इलेक्ट्रॉन सामान्यतः बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सामान्यतः बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है बेटा? तो यह क्रिया आपका इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में अपन बेसिक था, हालांकि जो मैंने पढ़ाया आज की क्लास पर ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन आपको क्या है ना, इन चीज़ों को जानना चाहिए। लेकिन ये मेन जानना रहता है आपका कि जैसे 30% सिलेबस में जो कट गया है वो आप जान गए यहाँ पे आने के बाद। ठीक है, तो ये क्लास आज की इस कारण से थी। ठीक है बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।